नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड में जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी पर बात करने से पहले जयशंकर प्रसाद जी, जो कि एक प्रमुख छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनके परिचय पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में हुआ और इनका परिवार सुगनी साहू के प्रतिष्ठित परिवार के रूप में जाना जाता था, जहां साहित्य और संस्कृति का उपयुक्त वातावरण आपको प्राप्त हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। 8वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई और बाद में पारिवारिक और व्यावसायिक दबावों के कारण घर पर ही रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी पर उनका बहुत अच्छा उन्होंने अध्ययन और किया था। उनका बहुत अच्छा अधिकार था, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था इन भाषाओं का। साहित्य, इतिहास और दर्शन के वे गंभीर अध्येता रहे। माता पिता, बड़े भाई और 2 पत्नियों की मृत्यु और परिवार को लेकर पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी ने जहां उनको जल्दी ही समझदार और व्यवहारिक बना दिया था, वहां वे जीवन के नवरस का आस्वाद लेने में कुछ निडर और साहसी भी हो गए थे। प्रसाद नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतेंदु नाटक मंडली आदि संस्थाओं तथा इंदु एवं हंस के प्रकाशन से भी जुड़े रहे, परंतु आजीवन व्यक्तित्व, लेखन और दृष्टिकोण में वे अपने आभिजात्य से मुक्त न हो सके। वस्तुतः जीवन, चिंतन और साहित्य के स्तर पर त्रिधारा का प्रीतिकर निर्वाह उनकी जिजीविषा शक्ति को प्रमाणित करता है। प्रसाद जी ने 2 विवाह किए थे और उनके एक पुत्र था। प्रसाद जी वैसे तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसे साहित्यकार हैं जिनमें जयशंकर प्रसाद जैसी बहुमुखी प्रतिभा रही हो। प्रसाद जी ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध इन विधाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और अपने छोटे से सर्जक जीवन में इनमें से प्रत्येक विधा में उन्होंने शिखर रचनाएं दी। प्रसाद जी के काव्य के कुछ नाम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, करुणालय और आंसू। प्रसाद जी को सबसे अधिक ख्याति और सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक जो लोकप्रियता प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई उन्हें कामायनी से। कामायनी लिखकर प्रसाद जी अमर हो गए और इसी प्रकार से उनकी काफ़ी काव्य रचनाएं जो हैं बहुत ही अद्भुत तरीके से पाठकों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो प्रसाद जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य सभी क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने उपन्यास ज़्यादा नहीं लिखे, 3 ही उपन्यास लिखे आपने, कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण रहा था, और इसके पश्चात इनके जो नाटक हैं, इनकी ऐतिहासिक
नाटकों की आपने ज़्यादा रचना की है। इनके कुछ नाटकों के नाम हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जैसे कि सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजी का नाग यज्ञ, कामना, विशाख, एक घूट। इस प्रकार इनको काव्य में और नाटक में भी बहुत रुचि थी। ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर आपने बहुत सारे नाटकों की रचना की है। हमारा मुख्य जो विषय है वह है कहानी पर। प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं, जिनमें लगभग 70 कहानियाँ संग्रहित है। पहला कहानी संग्रह आपका 1912 में प्रकाशित हुआ। दूसरा कहानी संग्रह, इस प्रथम कहानी संग्रह में जो कहानियाँ हैं इनकी प्रथम संस्करण में जो छपकर आई थी उसमें है तानसेन, चंदा, ग्राम, रसिया बालम और मदन मृणालिनी। और इसके संशोधित संस्करण में शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, गुलाम और जहानारा शीर्षक कहानियाँ भी शामिल की गई। इसके बाद प्रसाद जी ने 4 और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए इनके, जिसमें प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। इन 5 ही कहानी संग्रहों में उनकी कुल 70 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें छाया कहानी संग्रह में 11, प्रतिध्वनि में 15, आकाशदीप में 19, आंधी में 11 और इंद्रजाल में 14 कहानियाँ संग्रहित है। वैसे तो प्रेमचंद जी और प्रसाद जी एक ही साथ कहानियाँ लिख रहे थे, फिर भी प्रेमचंद की तुलना में प्रसाद जी की कहानियों की संख्या 1/4 से भी कम है। प्रेमचंद और प्रसाद जी की कहानियों की हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने तो 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी थी और प्रसाद जी की इतनी कहानियाँ नहीं हैं, परंतु प्रेमचंद का अनुसरण और अनुकरण करने वाला कोई भी उनका समकालीन कहानीकार उनके जैसी ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सका। वैसे ही प्रसाद जी का अनुसरण और अनुकरण करने वाला कोई भी कहानीकार उनकी बराबरी नहीं कर पाया। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों समकालीन थे। प्रेमचंद मूलतः कथाकार थे, जबकि प्रसाद जी मूलतः कवि थे। फिर भी वे प्रेमचंद की टक्कर में कहानीकार के रूप में खड़े ही नहीं हुए, अपितु अपनी विशिष्टता भी उन्होंने स्थापित की। प्रसाद जी की कहानियों का वैशिष्ट्य और महत्व स्पष्ट होता है। हिंदी कहानी का चाहे कितना ही विकास हो जाए, हिंदी में कहानीकारों की चाहे कितनी ही भीड़ लग जाए, परंतु प्रसाद जी की कहानियों की उपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती। उनकी आंधी, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा और सालवती ऐसी कहानियां हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ेंगी और जिन्हें बार बार पढ़ा जाएगा, जिन पर बार बार चिंतन और मनन किया जाएगा। कहानीकार के रूप में प्रसाद जी का विकास क्रमशः हुआ। उनके 5 कहानी संग्रहों में संग्रहित कहानियाँ उनके विकास के 3 चरणों के विभिन्न आयाम हैं। जैसे कि उनका पहले कहानी संग्रह छाया और प्रतिध्वनि की कहानियाँ प्रसाद जी के कहानीकार व्यक्तित्व का प्रारंभिक चरण है। इन संग्रहों की कहानियों में प्रसाद जी ने मनुष्य की सुकुमार
भावनाओं का रोमानियत से भरपूर काव्यात्मक चित्रण किया। इसमें प्रेम की प्रधानता है, जबकि कुछ कहानियों में आर्थिक और सामाजिक प्रश्न भी इन्होंने उठाए थे। इन कहानियों का जो गठन है वो अपेक्षाकृत शिथिल है और इनमें कलात्मक परिपाक भी अपेक्षाकृत कम है। परिपक्वता का युग आकाशदीप की कहानियों से प्रारंभ होता है और ये इनके विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। जो प्रवृत्तियां अपने प्रारंभिक रूप में छाया और प्रतिध्वनि की कहानियों में मिलती हैं, वे यहाँ विकसित और परिपक्व रूप में मिलती हैं। आंधी और इंद्रजाल की कहानियाँ प्रसाद जी के विकास क्रम का तीसरा चरण है। इन दोनों संग्रहों में प्रसाद जी की प्रौढ़तम कहानियाँ संग्रहित हैं। इन संग्रहों की कहानियों में वस्तुगत वैविध्य अधिक है और इन संग्रहों में ऐसी कहानियों की संख्या भी अधिक है जो जीवन की ठोस धरातल पर स्थित हैं, जिनमें कि यथार्थ जीवन संघर्ष का चित्रण अधिक सूक्ष्मता और कलात्मकता के साथ किया गया है। जैसे प्रेमचंद आदर्श से चलकर यथार्थ तक पहुँचे थे, उसी प्रकार प्रसाद जी रोमानियत से चलकर यथार्थ तक पहुँचते हैं। प्रेमचंद जी अपनी आदर्शवादिता से अंत तक पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए, उसी प्रकार प्रसाद जी भी अपनी रोमानियता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए। तो विकास के इन 3 चरणों के बावजूद प्रसाद जी की सारी कहानियाँ प्रसाद जी की हैं। उनकी सभी कहानियों में एक दृष्टि अंतर सूत्र के रूप में अनुसूचित है, जो उन्हें एकात्मकता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम उनकी कहानियों में कल्पना लोक और स्वप्न लोक को बहुत का जो मिश्रण है, जो अद्भुत मिश्रण है, उसे हम बहुत भली भांति देख सकते हैं। घटनाओं का संयोजन उन्होंने बहुत ही नाटकीय ढंग से किया है, क्योंकि वह एक नाटककार भी थे और इसी प्रकार संवादों से शुरू करके उन्होंने कहानियों में भी अपनी बात को संवादों से प्रारंभ किया है। कहानियों में एक उनका माया लोक उन्होंने रचा है कि किस प्रकार मायावी दुनिया से भी उन्होंने हमारा परिचय करवाया है। प्रकृति चित्रण में भी आपकी को महारत हासिल थी और वैसे भी छायावादी कवि होने के नाते कहानियों में और नाटकों में और उनके काव्य में प्रकृति का न होना तो संभव ही नहीं है। तो प्रकृति चित्रण भी उनका कहानियों के अंतर्गत भी बहुत ही गतिशील और सजीव जान पड़ता है। कहानी की भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त गरिमामय है। थोड़ी सी कहीं कहीं पर वह क्लिष्टता को लिए हुए है, लेकिन फिर भी हम उनके भावों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इनकी कहानियों का गद्य प्रारंभ से ही अलंकृत था। उपमामूलक अलंकारों, बिंबों और प्रतीकों का आपने भरपूर उपयोग किया है। लक्षणा और व्यंजना का भी खूब उपयोग किया है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं इनकी कहानी कला की, कि इनकी कहानियों का जो प्रमुख स्वर है वह प्रेम है। प्रत्येक कहानी में कहीं ना कहीं प्रेम दिखाई दे रहा है। उसकी स्थूल और सूक्ष्म, सरल और जटिल, आविल और अनाविल दोनों ही रूप उनकी कहानियों में अभिव्यक्त हुए हैं। उनकी आधी से अधिक कहानियाँ ऐसी हैं जिनका संबंध प्रेम से है और मानव मन के रहस्य प्रसाद जी को प्रारंभ से लेकर अंत तक आकर्षित करते रहे। जैसे कि सुनैला सांप जैसी कहानियों में उन्होंने मनुष्य के मन की रहस्यमयता को पकड़ने का प्रयत्न किया और इन श्रेष्ठ कहानियों में उन्होंने मनोद्वंद का जो आकर्षण चित्रण किया है उसका रहस्य यही है। जैसे उनकी कहानियां हैं इस मनोद्वंद को प्रकट करने वाली मधुआ, परिवर्तन, बंजारा,
और विजया। इसमें जो हृदय परिवर्तन के जो चित्र, विश्वसनीय चित्र अंकित किए हैं, वे भी उनकी मानव मन की गहरी पकड़ के कारण ही संभव था। उनकी अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जो भावों को कहानी रूप में प्रकट करती हैं या भावना के सत्य को व्यक्त करती हैं, जैसे भिखारिन, जादू का खेल, चित्र मंदिर। ये भावना के सत्य की कहानी है। इसके साथ साथ ही इनकी कहानियों में भाव प्रवणता और कल्पनाशीलता के साथ साथ हमें अध्ययनशीलता और विचारशीलता जैसे गुण भी देखने को मिलते हैं। इसके प्रमाण हमें उनकी कहानियों में सुलभ हैं। इतिहास, दर्शन और साहित्य का भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था और उन पर मनन करके उन्होंने मौलिक निष्कर्ष निकाले थे। रोमानी भाव मनोवृत्ति इनकी कहानियों में हमेशा हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। आप इनकी नाटक देखेंगे तो उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना से सराबोर हैं वो। और रोमानी भावबोध तो इनका इतना प्रधान और सर्वांतशाही है कि उसे भंग कर पाना बहुत ही कठिन है। इनकी कहानियों के पाठक इसी भावबोध के साथ प्रायः बह जाते हैं। आदिम प्रकृति, आदिम जीवन, अतीत की ललकपूर्ण याद, कल्पना और राग के ऐश्वर्य से मंडित प्रकृति और नारी का सौंदर्य, उदासी और अवसाद और उनकी चित्रात्मक अलंकृत भाषा के साथ मिलकर ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं कि उससे अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। आपकी कहानियों में एक कल्पना लोक या स्वप्न लोक रच देने की जैसी सामर्थ्य प्रसाद जी में थी, वैसी हिंदी के किसी दूसरे कहानीकार में नहीं थी। घटनाओं का संयोजन भी प्रसाद जी ने बहुत ही नाटकीय ढंग से किया है। उनकी अधिकांश कहानियाँ परिवेश चित्रण से प्रारंभ होती हैं, फिर भी उनमें नाटकीयता है। ये परिवेश चित्रण मानो वह पर्दा है जिसे नाटककार नाटक प्रारंभ होने से पहले हटा देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि इनकी कुछ कहानियाँ संवादों से प्रारंभ होती हैं। जैसा कि आप आकाशदीप कहानी का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो कहानी संवाद से प्रारंभ होती है। बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो इस प्रकार कहानी की प्रारंभिक संवाद के माध्यम से ये कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। उसमें एक नाटकीयता का भाव हमें दिखाई देता है। असाधारण घटनाओं के वाहक असाधारण पात्र प्रसाद जी ने बहुत ही खूबसूरती से रचे और अत्यंत साधारण स्थितियों में उत्पन्न होने वाले और रहने वाले पात्रों का व्यक्तित्व भी असाधारण है। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम, उसकी जो पात्र है 50 वर्षीय विपन्न विधवा और उसकी पुत्री 15 वर्षीय, उसकी जो चित्र कहानी में उन्होंने खींचे हैं कि गरीबी में भी उनकी असाधारणता को उन्होंने किस तरीके से कहानी में प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। प्रकृति का चित्रण भी अभी हम बात कर रहे थे, तो उसका भी एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। प्रकृति के उदाहरण का प्रकृति चित्रण बहुत गतिशील और सजीव जान पड़ता है। तो आपके कोर्स में जो कहानी लगी हुई है पुरस्कार, उसी का एक उदाहरण है कि आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष प्राची के निरभ्र कोने से
स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। अब इन चित्रों की परस्पर तुलना में इनका अंतर मनोदशा के स्तर पर स्पष्ट होता है। प्रसाद जी की रुचि अपनी बात जैसे तैसे कह देने में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि कलात्मक ढंग से कहने में थी। इसीलिए उनकी कहानियाँ कलाकृतियाँ बन सकी। उन्होंने प्रकृति चित्र में प्रकृति का मानवीकरण किया और उसके लिए उन्होंने उपमा और रूपक अलंकारों की सहायता भी ली। प्रकृति के साथ कहानीकार का गहरा रागात्मक स्तर तक उनका जुड़ाव था और प्रकृति चित्र परिस्थिति और पात्रों की मनोदशा के अनुकूल उनकी कहानियों में बनते चले गए। तो प्रसाद जी की कहानियों का गद्य प्रारंभ से ही अलंकृत गद्य था और अंत तक अलंकृत रहा। उन्होंने उपमा मूलक अलंकारों, बिंबों और प्रतीकों का बराबर उपयोग किया। उनकी कल्पना चित्रात्मक थी। वे गद्य में सहज ही बिंब खड़े कर देते थे। प्रसाद जी की शायद ही ऐसी कोई कहानी होगी जिसमें सहज ही अनेक बिंब सुलभ न हो। उन्होंने परंपरागत उपमानों का भी उपयोग किया और नवीन उपमानों का भी आविष्कार किया। और उपमानों का उपयोग मात्र अलंकरण के लिए नहीं किया, अपितु सार्थक उपयोग के लिए किया है। प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना का भी बहुत उपयोग किया। जैसा कि पुरस्कार कहानी के अंदर है, मधुक वृक्ष के नीचे सोई हुई मधुलिका का ये चित्र बहुत ही अभिधात्मक नहीं है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। तो यहाँ ये चित्र अभिधात्मक नहीं है, इसमें लक्षणा और व्यंजना का उन्होंने उपयोग किया है। इसमें लक्षणा और व्यंजना के कारण इनकी कहानियों का गद्य काव्यात्मक बन गया और वास्तव में यह उनके गद्य की विशेषता नहीं है, अपितु प्रसाद जी की अनुभूति की विशेषता है। उनकी अनुभूति काव्यात्मक थी। इसीलिए निष्कर्ष रूप में हमें कहते हैं कि प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में कल्पना, भावना, कवित्व और रोमानियत से रचित मायालोक के रंगीन आवरण में जीवन की विविध एवं गंभीर अनुभूतियों को राग रंजित करके प्रस्तुत किया। कल्पना के आकाश में निरंतर उड़ते रहकर भी प्रसाद जी अपने पैर जमीन पर टिकाए रहे। उनकी कहानियों में मिट्टी की सौंधी गंध भी है और आकाश की सतरंगी वायव्यता भी है। उन्होंने मानव जीवन के चिरस्थायी सत्यों को कला के सूक्ष्म परिष्कार के साथ प्रस्तुत किया है, इसीलिए उनकी कहानियों का चिरस्थायी महत्व है। ये थी प्रसाद जी की कहानियों की विशेषताएं और उनकी कहानियों पर थोड़ा सा संक्षिप्तता में हमने बात की है। अगली कक्षा में हम उनकी कहानी पुरस्कार पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी कहानी कला पर बात करेंगे। धन्यवाद।